या चाहते हैं कि ना हो, तो दोनों सूरतों में आपके लिए जो बेहतर है वो हो जाए, दिन आपका बहुत अच्छे से गुजरे। खैर, एक नई सुबह, एक नया दिन है और इसके मुताबिक नई खबरें हैं। पॉलिटिकली कुछ नई नहीं है, लेकिन इसके अलावा लॉट्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स। लेकिन सबसे जो मेन डेवलपमेंट आज अलग सुबह हमने महसूस कर ली है वो ये है कि गर्मी आ नहीं रही। गर्मी आ गई है क्योंकि ना मौसम बदल रहा है वाकई। एग्जैक्टली, आपने पहले तो कोट स्वेटर पहनकर आप घर से निकलते थे, लेकिन अब आप एक स्वेटर में भी घर से निकल सकते हैं क्योंकि आज धूप सुबह सुबह बहुत ज्यादा थी। और अफसोस की बात ये कि मैंने सर्दियों के पूरे कपड़े निकाले भी नहीं थे और दोबारा से रखने पड़ गए। नहीं, वैसे इतनी सर्दी नहीं आई, 20-25 दिन में कितने कपड़े। मैं आपको एक बात इमरान हसन बताऊं, लाहौरी होने के नाते कि यहाँ पर इस बार जो सर्दी हुई है वो जो उसका स्पैन है वो बड़ा था। मतलब नॉर्मली इससे कम टाइम ड्यूरेशन की सर्दी आती है, बड़ा था स्पैन, लेकिन ये स्पैन कम होता जा रहा है विद द टाइम। खैर, सर्दी तो आ रही है या नहीं आ रही, पीएसएल जरूर लाहौर में आ रहा है, इस पे भी हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले हमें कल एक वीडियो देखी और वो वीडियो बड़ी कमाल थी। इनफैक्ट एक खबर थी और वो खबर आई सिंध भिटशाह से, जहाँ पे एक खातून ने, एक मोहतरमा ने अपने शौहर की जिंदगी बचाने के लिए अपना जिगर अतिया कर दिया। और ये हुआ गंबट इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे जिगर की कामयाब पैवंदगारी की गई। इसके दो पहलू हैं वैसे। बिल्कुल, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि बीवी ने शौहर को अपना जिगर अतिया किया और कहना था कि उनकी शादी को 10 साल हो गए, कोई औलाद नहीं, शौहर ही मेरा जिगर है। ये जो कुर्बानी और जो एक कहने एक फैक्टर हमने देखा इसमें, जो अफिलिएशन का, ऑब्वियसली जब आपका एक रिलेशनशिप होता है उसमें ये जो कुर्बानी है, इस तरह की चीजें बहुत मैटर जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर आपके, एग्जैक्टली। तो उसके साथ ये वाली जो एक एलिमेंट होता है, इससे बहुत ज्यादा फर्क आता है। और ये हमने देखा जिस अंदाज में जो उनके चेहरे पे खुशी थी, दैट वाज वेरी रिमार्केबल। और मुझे बहुत ये वीडियो देख देख कर बार बार कुछ इमोशनल हो रही थी मैं, क्योंकि एक किसी को अपने एक जिगर का हिस्सा देना, इट्स अ बिग थिंग। मतलब गानों में तो आपने सुना होगा कि मेरे जिगर का टुकड़ा, लेकिन इन्होंने जिगर का टुकड़ा दे दिया। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड विद दैट अब मेरे ख्याल से उनके जो शौहर हैं उनको भी अपनी मोहतरमा की उतनी कदर करनी चाहिए। सब बीवी और शौहरों के लिए पैगाम है। और उसके साथ साथ हम उन डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ये कामयाब पैबंदगारी की है। आई रिमेंबर एक टाइम पे आपको चीन या इंडिया वगैरह से करवाना, ज्यादातर लोग इंडिया जाते थे और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये फ्री ऑफ कॉस्ट करी है। सो गुड जॉब। इससे आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारे पास क्या है, व्हाट नेक्स्ट वी हैव जी, हम पीएसएल की बात करेंगे। लाहौर में आ रखकर लाहौर कलंदर्स मैच हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैचेस आ रहे हैं और मेरे ख्याल से 50% शायकीन को अलाउ कर दिया गया। जी, 50% शायकीन आर अलाउड। और इस वक्त मैंने, जब मैं आ रहा था तो मैंने बाकायदा स्नैपचैट पे एक स्टोरी भी बनाई है कज़ाफी के बाहर, और सज गया है लाहौर। पूरे लाहौर के अंदर प्लेयर्स के मुख्तलिफ जो बैनर्स हैं हमें नजर आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आतंकवादी की खबर पे लात मारी है, थोड़े से पोस्टर्स वगैरह लगाए हैं। और लाहौर इस वक्त हमें भरपूर, क्योंकि लाहौर इज अ क्रिकेटिंग सिटी। मैं कराची से भी ज्यादा लाहौर को समझता हूँ कि लाहौर इज अ क्रिकेटिंग सिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फेस्टिविटी होती है। कराची वाले माइंड ना कर जाएं इस बात से, लेकिन दूसरी आई फील कि अब जो पीएसएल का ये जो प्रॉपर टेक ऑफ है ना, वो होने वाला है। और अल्लाह करे इसके साथ कराची भी टेक ऑफ करी जाए। लेकिन कल जो हो गया टीम्स में, मतलब वो थोड़ा सही नहीं हुआ। 205 रन जो चेज हो गए। अच्छा, बात नहीं है, अभी आ रहे हैं, इस पे डिटेल हमने बात करी। अच्छा जनाब, आगे बढ़ेंगे। शो में बहुत कुछ है, हमने आपसे बहुत सारी डिस्कशन करनी है, लेकिन आगाज में चूंकि हम आपको बताते होते हैं शो का लाइनअप, तो देखते हैं आज की हेडलाइंस। मुल्क की सियासत में अचानक भौचाल, हुकूमत, इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें बैक वक्त मुतहरिक। अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते, मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। अपोजिशन की बढ़ती सरगर्मियां, वजीर आजम का अवामी अदालत में जाने का फैसला, मुल्क भर में बड़े बड़े जलसे करने का ऐलान। हुकूमत और इत्तेहादियों में दरारें आने लगी। बीएपी ने वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुआविन खुसूसी के ओहदे मांग लिए। पाक चीन राहदारी मुआशी तरक्की का जामिन, हुकूमत का सीपेक मंसूबों पर ताखीर और चीन की नाराजगी का तासुर मुस्तरद। चीनी सरमायाकारों को मसाइल फौरी तौर पर हल करने की यकीन दहानी। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में अफेरा फेयर सेट करवाएंगी 480 एकड़ पर मुहित लाहौर के सबसे बड़े पार्क जलो पार्क की। किचन गार्डनिंग महंगाई के खिलाफ एक अकली एहतजाज कैसे है, जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर।
बात करेंगे मुल्क की सियासत में हलचल की। मफाहमत के जो गुरु हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पंजाब में आमद के बाद सियासत में एक भौचाल सा दिखाई दे रहा है। अपोजिशन जमातों की जानिब से नई सफबंदी भी शुरू हो गई है, जबकि दो नजरियाती सियासी हरीफ जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुर्बतें बज़ाहिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोनों जमातें हुकूमत को घर भेजने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशें भी कर रही हैं और पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर मुशावरत के लिए नून लीग की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत के खिलाफ तमाम फैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया गया। तमाम बताया ये भी जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की तजावीज़ और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पीडीएम की सरबराही इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो गुज़िश्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादी चौधरी बरादरान की मुलाकात है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उधर से जवाब हो गया है। उधर चौधरी बरादरान ने वाज़ेह किया कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, 5 साल तो इसके साथ खड़े रहेंगे, उसके बाद फिर कहीं और भी जा सकते हैं अगर जाना चाहें। हुकूमत की दीगर इत्तेहादी जमातें एमकेएम पाकिस्तान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी फिर हुकूमत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। एमकेएम पाकिस्तान पहले मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर चुकी है। आज लाहौर में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है और दूसरी जानिब PMLQ की क़यादत से भी मुलाकात हो सकती है और BAP ने भी कुछ ओहदे मांग लिए हुकूमत से। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि अब इस सूरत हाल के बाद हुकूमत कैसे देख रही है और उस्मान बुज़दार साहब कैसे देख रहे हैं। हसन साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अभी अल्लाह का शुक्र। हसन खावर साहब सुन पा रहे हैं? जी आपको आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है हसन खावर साहब, सबसे पहले तो हम ये ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक जो भरपूर मुहिम का ऐलान किया है कि भरपूर मुहिम चलाएंगे, बड़े बड़े जलसे करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को हुकूमत में होते हुए जलसे करने की जरूरत क्यों होगी? मुहिम तो वैसे भी चलाई जा सकती है। नहीं, देखिए बात यह है कि हुकूमत एक तरफ तो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस कर रही है, हम उन वादों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो आवाम से किए थे और उनको आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा है कि ऑपोजिशन जो है वो इंतशार फैलाना चाहती है। कोई एक पार्टी कहती है जी हमने एक दिन लॉन्ग मार्च करना है, दूसरा कहता है दूसरे दिन लॉन्ग मार्च करना है। तो ये भी बताना कौम को बड़ा जरूरी है कि अवाम की सपोर्ट किसके पास है। तो इंशाल्लाह पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी कर रहे हैं, पार्लियामेंट से बाहर लोगों से एंगेज करेंगे और गवर्नेंस के मैदान में जो हम काम कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो हर फ्रंट के ऊपर हम काम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात भी है और हुकूमत में भी है, तो हर तरफ हम काम करेंगे। ठीक है। अच्छा हसन साहब, एक तो ये है कि ये जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, एक चीज़ तो हम कहेंगे कि ये रौनक मेला लगा हुआ है, मुसलसल कोई ना कोई इस किस्म की खबर आती रहती है, जोड़ तोड़ और मुसलसल, क्योंकि अमूमी तौर पे तो ये खबरें इक़्तिदार के आखिर में जाके आती हैं, लेकिन ये माशाल्लाह शुरू से सिलसिला चल रहा है। अब जो इमरान खान साहब जलसे करने जा रहे हैं, उधर से महंगाई मार्च होने जा रहा है, लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। डोंट यू थिंक आप पंजाब के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होता देख रहे हैं, जब एक जानिब हुकूमती कारकुनान निकल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं, एक जानिब अपोजिशन कारकुनान निकाल रही है, तो ये तो बड़ी सीरियस खुदा न खास्ता सिचुएशन हो सकती है मुल्क के अंदर। अच्छा, एक जो आपने बात की ना कि जब से हुकूमत आई है, देखिए जब से हुकूमत आई है ना, उससे एक चीज इनका जो पुराना सिस्टम था ना, दिहाइयों पुराना, वो टैकल हो गया है, क्योंकि ये दोनों जमातों ने अपनी बारियां लगाई हुई थी। अगर आप देखें तो इनकी जो बुनियाद है, इनका जो एजेंडा है वो एक है, और एक तो ये है कि ये दोनों फैमिली रन पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये चाहते हैं कि हमारे जो इक़्तिदार हैं, पावर है, हमारी अपनी अपनी फैमिलीज में रहे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये किसी तौर भी अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव वीक करना चाहते हैं ताकि एहतसाब वाला काम पाकिस्तान में इफेक्टिवली ना हो सके। और तीसरा ये है कि ये स्टेटस को के चैंपियन है और ये चाहते हैं जैसे ये मुल्क चल रहा है। इसलिए आपने देखा कि जब खान साहब एक नए एजेंडे के साथ, नए पाकिस्तान के वादे के साथ, नई सोच, नई पार्टी के साथ आई है, तो ये सारे जो सीलिंगली अपोजिंग पार्टीज थी, ये सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि इनको समझ आ गई कि हमारी गेम जब समझ आ गई, हमें इकट्ठे होना पड़ेगा। अच्छा, जब ये इकट्ठे हुए तो वहां पे अपने अपने मफादात की जंग आ गई। उसकी वजह ये थी कि TMLN के हाथ में कुछ भी नहीं था। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट जाए और फ्रेश इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी को अपना पता था कि जी हमारी सेना में हुकूमत है, हमारे हाथ में बड़ी हद यही है, तो हम इससे पीछे नहीं जाना चाहिए। इस इशू के ऊपर उनकी लड़ाई पड़ गई। फिर ये अलग अलग होकर इन्होंने अपना जो है ना दाव आजमाए, वो भी बात नहीं चली। अब फिर इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये वाला ऑब्जेक्टिव फर्क है कि वो चाहते हैं हुकूमत भी ना जाए आखिरी दिन तक, और ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए।
तो इसलिए ये आइडियोलॉजी एक है, लेकिन मफादात डिफरेंट, तो ये इकट्ठे होते भी हैं और नहीं भी हो सकते। इसकी कोई इतनी टेंशन नहीं है। ठीक है, कितने दूर कितने पास, वो एक फिल्म का टाइटल था, आपने हमें वो याद करा दिया कि पास हैं भी और नहीं भी। हसन खावर साहब, जिस तरह से अभी आपने अपने पहले जवाब में कहा कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी के हवाले से तो साथ साथ प्रूफ करेगी, मुहिम की भी जरूरत है, लेकिन जो कारकर्दगी है बज़ाहिर जब आप पब्लिक में जाएंगे तो इस कमर तोड़ महंगाई के हवाले से है, क्योंकि महंगाई जो आम आवाम का एक कारकर्दगी जानने का पैमाना होता है वो यही होता है कि उनको आम रूटीन की रोजमर्रा जरूरियात की अशिया कितनी सस्ती और कितनी महंगी मिल रही हैं, और महंगाई आपके सामने। आपको लगता है कि इस सारी सिचुएशन में, जिसमें एक जानिब तो पीडीएम महंगाई मार्च करने जा रही है, दूसरी जानिब आप लोग इस महंगाई में जाकर जो अवामी राबता मुहिम है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से वो चलवाने वाले हैं, तो ये पॉसिबल होगा? अवाम आपके, ये अवाम के लिए एक्सेप्टेबल होगा? अच्छा देखिए, आपने बात ठीक की है कि महंगाई से बाकी लोग तंग हैं, लेकिन आपको पता है अब दुनिया ग्लोबल विलेज है, 21वीं सदी है, हर मुल्क दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज है, हमारी वैसे ही इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है और पूरी दुनिया ये मसला फेस कर रही है। आपको पता है कि किसी मुल्क में 40 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, अमेरिका में, यूके में 30 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, जर्मनी में 28 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है महंगाई का। तो ये मसला वाकई इस वक्त पूरी दुनिया फेस कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो असल चीज है वो ये हमने देखना है। आप ये छोड़ दें कि ऑपोजिशन क्या कहती है या हुकूमत क्या कहती है, हमें ये देखना है कि दुनिया क्या कहती है। अब आपको ये पता है कि हमारे जो बड़े प्रोग्राम है, जिसका एहसास प्रोग्राम है, पूरे दुनिया के क्रेडिबल इदारे कहते हैं ये बेस्ट प्रोग्राम है, बेस्ट ग्लोबल प्रोग्राम्स के अंदर में से एक है। अच्छा, आप जब वर्ल्ड बैंक को देखते हैं और IMF को, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे आ गया और 5 हसन साहब वो बातें आपकी दुरुस्त हैं, ग्लोबल विलेज वाली बात भी आपकी दुरुस्त है, कोविड फैक्टर भी आपका दुरुस्त है, महंगाई भी, लेकिन अवाम के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी की बात है कि अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, चूंकि हम अवाम से, आप भी राब्ते में रहते होंगे, अवामी नुमाइंदे जो होते हैं वो राब्ते में रहते हैं, आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना कि तारीख की हाईएस्ट सतह के ऊपर पेट्रोल प्राइसेस है, इन्फ्लेशन हाईएस्ट है, हर चीज की जो कीमतें हैं वो अवाम की रीच से बाहर हैं, तो खासतौर पे तनख्वाहदार तबके के लिए तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा आप सुने, मैं आपको बताता हूँ कि इसका ताल्लुक क्या है। अच्छा, उसके बाद आप ये कहते हैं कि आपने अपनी ग्रोथ फिक्स कर लिया। ब्लूमबर्ग कहता है कि इतने अच्छे स्टेप्स लिए हैं कि अगले 10 साल ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। WHO कहता है कि पाकिस्तान, और इकोनॉमिस्ट कहता है कि अपने लोगों को भी बचाया है, इकोनॉमी को भी बचाया है, हम से निकले। इकोनॉमिस्ट तो हमें तीसरा महंगा तरीन मुल्क भी कहता है सर। नहीं, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ नॉर्मल से कि हम कोविड से निकले हैं और हमने उन दोनों चीजों से पाकिस्तान को निकालना है। अच्छा, अब ये है कि हमने लोगों को ये बताना है कि अगर आपने अपनी मैशत ठीक करनी है तो मुश्किल फैसले जो हुकूमत के लिए उनकी जरूरत है। दुनिया में कोई शख्स कहता है कि टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 3800 अरब पे छोड़ दी गई थी पिछली हुकूमत, आज हम जो है 6000 अरब को क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह इस साल रेवेन्यू में। पूरी दुनिया कहती है कि अगर मुल्कों ने तरक्की करनी है तो अपनी बरामदात बढ़ानी है, हम बरामदात बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं जी अगर आपकी ठीक है, कमिंग बैक वंस अगेन टू द पॉइंट हसन साहब, हम ये कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान को आदत है बहुत बड़े बड़े अवामी जलसे करने की, लेकिन ये उस वक्त किया करते थे जब वो वजीर आजम नहीं थे। क्या अब इसका कोई बैकलैश आ गया? अगर आ जाए, हमें नहीं पता अवाम क्या सोच रही है, आप कहते हैं कि अवाम आपके हक में सोच रही है, तो फिर आप क्या करेंगे अगर अवाम ने पंजाब के अंदर आपको उस तरीके से वेलकम ना किया, आपके जलसों के अंदर लोग ना आए, तो ड्रोन्स तो अब भी होंगे जो पहले होते थे आपके जलसों में, तो फिर क्या होगा? नहीं, आपको देखें, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि अवाम, आप ये देखेंगे कि क्या कितना अच्छा रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि अवाम को ये पता है कि PTI से बेहतर कोई ऑप्शन इस मुल्क के लिए नहीं है, वरना पहले जो होता रहा वही होगा। और दूसरी बात ये है कि हम अवाम से घबराते नहीं, अवामी हुकूमत है, ये कोई एलीट की हुकूमत नहीं है, यही तो मसला है, अशराफिया। आखिरी सवाल मेरा आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से है। इन्हें मफाहमत का किंग कहा जाता है सियासी ज़बान में, और ये भी कहा जाता है कि जोड़ तोड़ के माहिर हैं। कल इनके साबका पार्टनर चौधरी बरादरान जो अब आपके पार्टनर्स हैं, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है। आपको कोई खौफ है, कोई परेशानी है? खौफ तो ज्यादा बड़ा लफ्ज हो जाएगा, परेशानी है इस मामले में? देखिए, कोई परेशानी नहीं है। आप ये देख लें कि पीपल्स पार्टी और PMLN ऐसी बातें करते हैं, उन्होंने 3.5-4 साल गुजार दिए हैं, आगे भी 7 साल इसी तनख्वाह पे वो काम करते रहेंगे इंशाल्लाह, आप देखिए। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच हसन खावर साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब कह रहे थे कि जी इस बार भी पब्लिक बहुत खुश होगी, अवाम जब सड़कों पे आएगी तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भरपूर साथ देगी। आई वंडर कि ये कौन सी अवाम
को जानते हैं, क्योंकि हम ऐसी किसी आवाम को नहीं जानते यू नेवर नो पाकिस्तान की आवाम का खासा ये है कि ये तीनों पार्टीज के जलसे भर देते हैं और फिर पता चलता है कि वो किसी के साथ थे और किसी के साथ नहीं थे, क्योंकि फिर उसमें ही शुकूक शुबहात पैदा होते हैं कि जलसे तो इतने बड़े बड़े थे, वोट क्यों नहीं डले। खैर, मफामत के बादशाह जरदारी साहब इस वक्त इस मामले को लेकर एक्टिव हैं। कल उन्होंने रोटी शोटी खाई है चौधरी साहब के पास जाके, ही इज फेमस फॉर रोटी शोटी, तो रोटी पानी तो उन्होंने किया है, लेकिन मुझे लगता है और जैसे जराई भी बता रहे हैं कि शायद कोई बहुत ज्यादा मस्बत जवाब मिला नहीं है। ताहम अब मुझे लगता है कि ओपोजिशन कहते हैं ना वो मट्टी झाड़ने वाला मामला है कि अब टाइम कम है, गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना। थैंक यू वेरी मच। तो ये वही गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने वाली बात है कि वक्त कम है, अब थोड़ा सा अपने आप को गियर अप किया जाए। लेकिन एक बात बहरहाल नजर आती है कि इत्तेहादी अपने मुस्तकबिल को लेकर शायद इन 5 साल तो नहीं, लेकिन इलेक्शन 2023 के अंदर जाकर इत्तेहादी जरूर सोचे कि हमने किसके साथ खड़े होना है। बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, यहाँ पे 4 साल अवाम अच्छे खासे पिसते हैं, फिर 5वें साल के अंदर हुकूमतें सारा जुड़ा हुआ फंड निकाल के सड़कों और गलियों पे लगा देती है और बड़ा काम हो गया जैसे पहले लोग करते आए हैं। अब भी मुझे लगता है यही होगा और फिर आप बहुत मासूम है, थोड़ा होश करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे कुछ PSL 7 के हवाले से। PSL 7, ओह यस, लाहौर सनसनीखेज मुकाबले जारी है। आज और कल टीम्स जो है लाहौर में प्रैक्टिस करेंगी और 10 फरवरी से लाहौर में मुकाबले दोबारा जारी होंगे। 14 फरवरी को किसका मैच होगा पता नहीं। गुज़िश्ता रोज कराची में होने वाले आखिरी मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स के 205 रन के हदफ को बासानी जो 19.3 ओवर्स में कंप्लीट कर लिया और इवेंट में दूसरी फतह समेट ली। जेसन रोहित ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। क्या बात है, 116 रन। हाँ, दूसरी जानिब PSL 7 का जो कजाफी स्टेडियम है लाहौर में शुरू होने वाले दूसरे मरहले में लाहौरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो हमने पहले भी बताई थी। NCOC ने कोविड में वाज़ेह कमी के बाद 15 फरवरी तक जो वैक्सीनेटेड 50% तमाशाई हैं उनको स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दे दी है, जबकि 16 फरवरी से 100% शायकीन और 12 साल से कम उम्र के बच्चे स्टेडियम जा सकते हैं। मुझे सबसे ज्यादा बच्चों की खुशी है। वैसे हमने जो रिजर्वेशन किया आज हमने फिर इसी खुशी में हमने यासिर हमीद साहब को जल्दी उठा दिया। हमने कहा आप रात को तो अपना तबसरा देते हैं, जरा आज सुबह सुबह हमें अपने ख्यालात से आगाह करें। यासिर हमीद साहब एक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के और हमारी क्रिकेटिंग ट्रांसमिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सो यासिर से हम पूछते हैं कि उनकी एक्साइटमेंट क्या है PSL 7 के अब तक के मैचेस को लेकर। यासिर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए? ठीक ठाक है। गुड टू सी यू गाइस। यार प्लेयर यार आप हमें मिस तो कर रहे होंगे या नहीं कर रहे? दिल रखने के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा यासिर, आई होप आपकी सुबह अच्छी हुई है। मेरी सुबह बहुत अच्छी इसलिए हुई है क्योंकि मैंने सुबह आते ही जिक्र किया कि यार जो रौनकें हैं वो हमें नजर आ रही हैं और कजाफी के आसपास जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने बड़ा उसको माशाल्लाह सजा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक जितना PSL हुआ है कराची लेग की हम अगर बात करें, इसका क्या एनालिसिस आप यासिर सबसे पहले करेंगे? अब तक का PSL कैसा रहा, इंतजामी उमूर को देखते हुए भी और क्रिकेट या गेम को देखते हुए भी आप क्या कहेंगे, कैसा हुआ, कैसा रहा? देखिए बहुत अच्छा PSL हुआ है। मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त स्टार्ट लिया PSL और थोड़ा सा मैं समझता हूँ क्राउड थोड़ा कम था वो कोरोना की वजह से, लेकिन यहाँ पे जो क्राउड का इनहेंस कर दिया है कजाफी स्टेडियम में, ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है। और क्रिकेट के हवाले से देखें तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हुई हैं। फखर जमान बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस में, उसको देख के बड़ी खुशी हो रही है कि बड़ी जबरदस्त फॉर्म में। लाहौर कलंदर अच्छा कर रही है। कराची की परफॉर्मेंस उनकी थोड़ी सी बिलो पार है, बट पार्ट ऑफ गेम। जेसन रॉय ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है कल। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस मिल रही है, मैचेस बड़े अच्छे हो रहे हैं। यासिर, अभी हमने मैचेस की बात की, कल के मैच पे तो हम बात करेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स पेज की हेडलाइन जरूर पढ़ेंगे जो जेसन रॉय के हवाले से। रॉय ने ग्लैडिएटर्स में एक नई रूप होंक दी, कलंदर्स हक्का बक्का रह गए। वाह वाह, लिखने वाले पे वैसे मैं कहती हूँ सलाम है। अच्छा यासिर हमीद साहब, कल का मैच आप किस तरह से देखते हैं? 205 रन का हदफ दिया लाहौर कलंदर्स ने, लेकिन उसको 19.3 ओवर्स में कंप्लीट कर लिया गया। ओवरऑल जो दोनों साइड्स की परफॉर्मेंस थी उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जो डिफरेंस आपने हेडलाइन भी पढ़ी और जो डिफरेंस है वो साफ जाहिर था कल की मैच में जेसन रॉय वर्सेस लाहौर कलंदर का। और जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो शॉट्स के दौरान, और जिस तरह वो क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे, वो वेस्ट इंडीज से आए हैं, अभी इंग्लैंड की सीरीज खेल के, तो वाकई उन्होंने एक रूप दी है कोयटा ग्लैडिएटर की टीम में जो बिल्कुल डाउन थी और जिनकी परफॉर्मेंस को समझ नहीं आ रहा था कौन लीड करे,
कहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिले, तो कुछ वो सारी चीजें जो है ना वो गैदर हो गई है क्वेटा के लिए। तो मैं समझता हूँ कि क्वेटा टूर्नामेंट में वापस आती। ठीक है, तो हम क्या समझे इस वक्त जो हाल चल रही है इसमें जो टीम्स ऊपर आ रही हैं, लाहौर कुछ बेहतर कर सकता है क्वेटा और कराची के लिए? लाहौर बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। उनकी टीम जो है बड़ा एक अच्छा यूनिट बन के खेल रही है। जो देखा था PSL में कि लाहौर फिनिश नहीं कर पाती थी या फिनिशिंग लाइन पे क्रॉस नहीं कर पाती थी, अब उनकी कैप्टनसी भी अच्छी कर रहे हैं शाहीन, ऊपर से फखर जो है वो उनका डिलीवर कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा एक उनके लिए एक्स फैक्टर का, आपको पता है कि रोल फखर का जो है वो एक्स फैक्टर। हाँ, लेकिन यासिर कराची बड़ा परेशान हो गया। कल तो कराची के जो मालिक सलमान इकबाल है उनको ट्वीट करना पड़ गया, और ट्वीट के साथ साथ हर ट्वीट का जवाब दे रहे थे। मुझे लगता है बहुत डाउन और फ्री भी थे, क्योंकि कल हर सवाल का जवाब दे रहे थे और बाकायदा तौर पे कह रहे थे कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और कुछ हद तक ये कहा भी जा सकता है कि मालिक तो जिम्मेदार नहीं होता अगर टीम बुरा परफॉर्म करती है। लेकिन क्या कराची वाकई बहुत डाउन हो गया है? और इससे तो बहुत ज्यादा लगता है कि टीम के अंदर मोरल बहुत डाउन है। इवन दे हैव बाबर आजम, दे हैव वसीम अकरम। ऑब्वियसली देखिए, आप पाकिस्तान का कप्तान है बाबर आजम और वो कराची का कप्तान है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे जिस साइड पे कैप्टन है उस टीम को बेटर करना चाहिए। बट फॉर समहाउ 5 आउट ऑफ 5 मैचेस, ये मतलब थोड़ा सा अनबिलीवेबल और शॉकिंग सी एक सिचुएशन है कराची के फैंस के लिए। और वैसे भी कराची का बड़ा नाम है क्रिकेट में, और हमेशा ये अच्छी टीम सिलेक्ट करते हैं। तो वसीम अकरम भी उस साइड पे है, वसीम अकरम भी किंग है, यू नो। तो उन्होंने किस तरह की सिलेक्शन की, वसीम अकरम की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन प्लेयर्स ने डिलीवर नहीं किया। आपको क्यों लगता है कि उस तरह से कर नहीं पाए? क्योंकि पहले इमाद वसीम कैप्टनसी कर रहे थे, फिर बाबर आजम को एज ए कैप्टन लगाया गया। ओवरऑल क्योंकि टीम और कराची किंग्स के हवाले से हमेशा से बड़ी स्ट्रांग टीम रही है, और इस पर चाहे वो फाइनेंशियली हो या टीम में प्लेयर्स के हवाले से हो, बड़ा एक स्ट्रांग इम्पैक्ट आता है जब भी कराची किंग्स होती है। लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही मतलब हमने देखा है जीरो जो परफॉर्मेंस रही है। कराची इज न्यू लाहौर, किंग्स आर न्यू कलंदर्स। देखिए इसमें मेरे ख्याल से क्रिकेट जो है ना एक ऐसी गेम है जो कि टीम गेम है, ठीक है। ऑल दो बाबर आजम इस साइड पे है, कैप्टन है और टॉप प्लेयर है इस वक्त वर्ल्ड के, ठीक है, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके 11 के 11 उसमें रोल प्ले ना करे। और फिर कराची टीम जो है वो शर्जील और बाबर आजम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर ये दोनों ऊपर से डिलीवर कर भी दे, अगर 2 मैचेस में किया उन्होंने, तो मिडिल ऑर्डर में कुछ नहीं किया उन्होंने। मिडिल ऑर्डर में इतनी जान नहीं है, उसमें इतनी डेप्थ नहीं है। अच्छा, जो मैं समझता हूँ जो सबसे वीक पॉइंट है उनका, या जो इनके हक में नहीं जाता, तो पाकिस्तान किसी करंट प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर में जो फिनिशर हो, जिस तरह कुछ दिल शाह है या इफ्तिखार अहमद है, या आप कह दें कोई दूसरे एक और जो है, ऐसा फिनिशर नहीं है जो उनके नॉक कर रहा हो, जिसने हर हाल में परफॉर्म करना है, जो पाकिस्तान की टीम में जाना चाहता है। अच्छा, कराची की हम अगर बात करें तो फिनिशर तो फिर बाबर आजम भी नहीं रहे। उस दिन उनके पास विकेट्स भी थी, रन्स भी थे, वो मैच ही नहीं जिता पाए। मतलब इतना बड़ा सवालिया निशान हमारे जहन में खड़ा हो गया कि वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, पाकिस्तान का नेशनल कैप्टन अपनी फॉर्म के अंदर है, और उसके बावजूद विकेट्स भी थी एंड वो मैच नहीं जिता पाए और नॉट आउट गए वापस। तो दिस वाज सच अ क्वेश्चन। आप तो खुद बैट्समैन है यासिर, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बाबर आजम का जो रोल फिनिश करनी है, हाँ स्टार्ट का है उसका, लेकिन फिनिश में हर मैच में नहीं कर सकेगा। दूसरी बात ये कि मैं बाबर आजम की क्लास पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बाबर आजम हैज प्रूव्ड बियॉन्ड द लिमिट्स। अभी उसके जो कंट्रोल में चीजें नहीं है, सीधी बात है, क्योंकि टीम उसके मुझे लगता नहीं है कराची की टीम कोई और कंट्रोल कर रहा है कप्तान के अलावा, आप ये कह रहे हैं? उसको मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, लेकिन क्रिकेटिंग जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी चीजें कंट्रोल में होती है, आपके प्लेयर डिलीवर कर देते हैं। तो सेंस में मैं कह रहा हूँ कि चीजें उसकी फॉर्म भी अच्छी नहीं है, वो बल्लेबाज आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर प्लेयर्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उस सेंस में वो कंट्रोल में नहीं है। और अच्छा यासिर, अब आप चूंकि कराची किंग्स के हवाले से तो आपने बात की, अब जरा हम लाहौर की जानिब आते हैं। अब लाहौर में मैचेस होने वाले हैं। हाँ, जरा लाहौर कलंदर्स 205 तो बचा नहीं सका लाहौर। यासिर हमीद, लाहौर कलंदर्स के हवाले से बताएं, आपको लगता है कि जो कल इन मिस फील्डिंग वाला मामला था, ये आने वाले मैचेस में कलंदर्स को भारी पड़ सकता है? देखिए, अब लाहौर का स्टार्ट हो रहे मैचेस, और लाहौर ऑब्वियसली हमें पता है कि यार बैटिंग पिच होगा और थोड़ा थ्रिलिंग होंगे मैचेस। जो कराची में थे
वैसी ही क्रिकेट होगी ऑलमोस्ट। बट थोड़ा सा ये देखना होगा कि पिचेस कैसी है वहाँ पे। थोड़ा सा कराची में जो पहला मैच हुआ था उसमें आपने देखा होगा पिच थोड़ा सा होल्ड कर रहा था बॉल। अब तो बाद में पिचेस अच्छी होगी क्योंकि स्क्वायर बहुत बड़ा होता है, उसमें एक पिच नहीं होती, 6-7 पिचेस होंगी जिन पे मैचेस होंगे, तो डिफरेंट पिच का डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है। तो हो सकता है मेरी शुरू में थोड़ा सा बॉल जो है वो मॉइस्चर की वजह से किसी धूप की पड़ती है वो। एक चीज जो हमें समझ नहीं आई कलंदर्स के हवाले से, कलंदर्स की तो स्ट्रेंथ बॉलिंग है, बैटिंग भी अच्छी है लेकिन बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है, और उनके कप्तान भी पाकिस्तान के और इस वक्त दुनिया के इनफैक्ट नंबर 1 बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन 205 रन डिफेंड ना कर पाना, आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन यासिर। देखिए वो तो एक आउट ऑफ ब्लू से एक इनिंग्स के लिए ना, जेसन रॉय रोज अगर इस तरह की इनिंग्स खेलना शुरू हो जाए तो फिर तो लोग क्रिकेट छोड़ दो और बस वो फिर जेसन रॉय हो। तो एवरी डे जेसन रॉय के लिए भी शायद ना हो या उसकी फॉर्म, और जेसन रॉय जैसे प्लेयर हर टीम में नहीं होते ना, वो तो वर्ल्ड क्लास। आई लव वाचिंग हिम, मतलब इतने अरसे के बाद उसने इतनी क्लासिक 7-8 छक्के मार दिए, जबरदस्त था। तो यासिर आखिर में ये कह रहे हैं कि कलंदर्स की गलतियों को भुला के आगे देख। थैंक यू वेरी मच यासिर हमीद। एक मैच हार रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद थे, पीएसएल पे तबसरा कर रहे थे। अब लाहौर में मैचेस शुरू होंगे कल से, तो उसके हवाले से भी आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं ऐसे मंसूबे की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तवील तरीन मुद्दत में मुकम्मल होने वाला मंसूबा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस मंसूबे के आगाज में गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है उसने इसको इतने एहसन तरीके से मैनेज किया कि आलमी इदारे भी इस मंसूबे की तारीफ कर रहे हैं। पेशावर को दुनिया के उन 3 शहरों में शामिल किया गया है जहां माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है। बीआरटी पेशावर 9 फरवरी को पायदार अवार्ड वसूल करेगी, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की ज़ेर निगरानी होने वाली इस तकरीब है, और इस अवार्ड की तकरीब कल यानी कि 9 फरवरी को वाशिंगटन डीसी में होगी। पेशावर ये अवार्ड हासिल करने वाले दुनिया के 3 शहरों में से एक है, और बीआरटी के हवाले से आपको बताएं तो यौमिया 2 लाख से जायद मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम कर रही है। बिल्कुल, इस हवाले से तर्जमान बीआरटी पेशावर उमैर खान हमें ज्वाइन करें। उमैर, वेलकम टू एक्सप्रेसो, वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस अवार्ड। पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बीआरटी पेशावर ने ऐसा क्या किया जो ग्रीन लाइन कराची और मेट्रो ने पंजाब में 3 शहरों में नहीं किया, जिसकी वजह से आपको अवार्ड मिल रहा है, तो क्या बताएंगे आप हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। बीआरटी पेशावर जी सूबाई दारुल-हुकूमत में और पाकिस्तान में अपनी ज़नूइयत का पहला 3rd जनरेशन बीआरटी मंसूबा है। इससे पहले ऐसा कोई मंसूबा लॉन्च नहीं हुआ। 3rd जनरेशन से मेरी मुराद है कि जो बीआरटी पेशावर में बसेस यूज़ हो रही हैं वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की हैं। इसके साथ साथ हमने जो जू बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम का आगाज़ किया। जब आप हाइब्रिड बसेस की बात करते हैं तो वो खुद एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है कि इससे माहौल पर कितना फ़र्क पड़ता है। फिर पेशावर में चलने वाली जो पुरानी बसेस थी, वैगन्स थी, उनको हमने ख़रीद के स्क्रैप किया, उनके मालिकान को अदायगियाँ की, उससे ट्रैफिक के वॉल्यूम में कितनी कमी आई, उससे माहौल में किस कदर बेहतरी आई। फिर जो बीआरटी पेशावर है, ये जो फर्स्ट टाइम माइक्रो मोबिलिटी इसने सर्विसेज प्रोवाइड की, जू बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम, ये भी अपनी नौयत का पहला सिस्टम है। इससे पहले ऐसा कोई सिस्टम पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ। फर्दर इसमें यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी है, तमाम मकतबा फिक्र के लोगों के लिए बहुत आसानी से इसमें सफ़र करने की सहूलत मौजूद है, चाहे वो स्पेशली डिटरमेंट लोग हैं, खवातीन हैं। जो खवातीन की सफरी रेशो थी पहले वो 2% थी सिस्टम के लॉन्च होने से पहले, अब वो 20% से एक्सीड कर गई हुई है। तो एक बहुत बड़ा रिमार्केबल प्रोजेक्ट है। फिर बीआरटी पेशावर में जहां लोग यौमिया 2,50,000 से ज्यादा सफर कर रहे हैं, वहीं पे ये 16 घंटे की सर्विस दे रही है। 10 मुनफरद रूट्स हैं जो कि यूजर बेस्ड हैं। लोगों की नीड को देखते हुए हमने यूजर जो है वो रूट्स डिफाइन किए हैं, बनाए हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। रवां साल में मजीद बसेस भी सिस्टम का हिस्सा होंगी और हम पूरे पेशावर में इसको जो है वो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का हमने जाल बिछाया हुआ है। तो इसमें एक इसमें कंफ्यूजन ये भी मैं चाहता हूँ आप क्लियर कर दें, चूँकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि चूँकि ये खुद एशियन डेवलपमेंट बैंक का ही मंसूबा है, उन्होंने ही फाइनेंस किया है, तो शायद ये अवार्ड इसलिए भी इसको दिया जा रहा है कि उनका मंसूबे और बाकी जो पाकिस्तान में मंसूबे चल रहे हैं वो उनके नहीं हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान या दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ फाइनेंस्ड हैं। ऐसा कोई फैक्टर है इसमें कि इसीलिए आपको ADB का अवार्ड दिया जा रहा है कि उनका अपना मंसूबा है?
नहीं जी, ADB का फाइनेंस जरूर है, लेकिन मैं आपको बताऊं ITDP का अदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। ये इंटरनेशनल अदारा है जो कि पूरी दुनिया में जो मैस ट्रांजिट सिस्टम है, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मंसूबों को जांच पड़ताल करता है, उनकी प्रॉपर जो है मॉनिटरिंग करता है। इसमें ADB का इतना रोल नहीं है, अलबत्ता ये है कि ITDP की तरफ से इंडिपेंडेंट सर्वे हुआ, इंडिपेंडेंट तमाम तर चीजों की मॉनिटरिंग की गई, फिर देखा गया कि सिस्टम किस तरह तमाम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कब तक दे रहा है, कितना माहौल इफेक्टिव है। तो इसमें ADB का इस तरह से कहना मैं समझता हूँ कि गलत होगा। अलबत्ता यह है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड बसेस सबसे पहले पेशावर BRT में हमने मुतारिफ कराई, हाइब्रिड बसेस रेप्लिकेटिंग दिस, ग्रीन लाइन हाँ, ये अच्छा इनिशिएटिव था। ठीक है, ग्रीन लाइन में अभी ये रिसेंटली इसका आगाज हुआ। ठीक है, ठीक है। उमर खान साहब, एक और सवाल, चूंकि मैंने अपने इंट्रो में आगाज में भी कहा था कि स्टार्ट में बसेस में आग लगने के वाकयात भी हुए, कुछ इस तरह की मिसमैनेजमेंट की सिचुएशन हमें नजर आई। किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये अवार्ड भी दिया जा रहा है, माहौल दोस्त जो कह लें ये मंसूबा है, उस हवाले से इसको अवार्ड दिया जा रहा है, तो इन तमाम तर इशूज को सॉर्ट आउट करने का आपका मैकेनिज्म क्या रहा और फर्दर ऐसा फ्यूचर में ना हो उसके लिए क्या मैकेनिज्म है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और कामयाबी से जो है BRT जो मंसूबा हमारा जारी है, तमाम बसेस ऑपरेशनल हैं। 158 से ज़्यादा हमारी बसेस इस टाइम चल रही हैं, 10 रूट चल रही हैं। शुरू में जो टीथिंग प्रॉब्लम्स आई थी वो किसी भी सिस्टम में जिस तरह के मैक्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम हैज़ बीन मैच्योर्ड, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। फिर जो ये बसेज आर इन वारंटी, जो बस बनाने वाली कंपनी है उनके ऑफिशियल्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनके इंजीनियर्स भी, हमारे इंजीनियर्स भी होते हैं, बसेज भी वारंटी में। जो इशूज आए थे उसको रेक्टिफाई कर लिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कोई इशू मुस्तकबिल में ना आएंगे, ना आने देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और आपने कहा कि 10 रूट्स हैं, मैं तो पेशावर बहुत अरसा हुआ नहीं गया, लेकिन आप चूंकि साथ मौजूद हैं तो फायदा उठा लेते हैं। क्या ये पूरे पेशावर को कवर कर रहे हैं आपके रूट्स, या फर्दर कोई एक्सटेंशन भी प्लान कर रहे हैं आप इस BRT की? देखिए जी, फ्रॉम चमकनी टू कारखानों एक बहुत बड़ा एक रूट है जो कि 27 किलोमीटर पर मबनी है, जो कि मेन कॉरिडोर है। इसके साथ साथ हमारे 5 फीडर रूट्स चल रहे हैं जो कि हयाताबाद के हैं, कोहाट रोड का है, चासदा रोड का है। फिर साथ साथ हमने पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला एक्सप्रेस रूट मुतारिफ कराया। इससे पहले किसी भी मैस ट्रांजिट मनसूबे में एक्सप्रेस रूट नहीं मुतारिफ कराया गया। तो मतलब तमाम तर चीजें जो है यूजर बेस बनाई गई हैं। एक्सप्रेस रूट 3 किस्म के हमारे एक्सप्रेस रूट चल रहे हैं। एक्सप्रेस रूट नंबर 1 है, 9 है, 10 है। अभी हमने रिसेंटली इसको ऐड किया, इसको चलाया। अच्छा। तो इसको फर्दर भी एक्सपैंड करेंगे। रवा साल में मजीद बसेस भी ऐड हो रही हैं, मजीद फीडर रूट्स के अलावा एडिशनल रूट्स भी चल रहे हैं। फिर फेज 2 की फिजिबिलिटी पे काम चल रहा है। जब ये मंसूबा बन रहा था तो प्राइम मिनिस्टर ये कहते थे कि ये मंसूबा अपने आप को खुद फाइनेंस करेगा, ये सस्टेनेबल मंसूबा होगा और इसको बाकी मंसूबों से आप इसीलिए मुमताज बताते थे, इसीलिए बाकी सब मंसूबों से इसका बजट भी बहुत ज्यादा रहा। लेकिन अभी तक वो जो सस्टेनेबिलिटी फैक्टर है, वो जिन फैक्टर्स ने इसको सपोर्ट करना है, वो ऑन ग्राउंड हमें नजर नहीं आए। जो इसका कमर्शियल एस्पेक्ट है जिसकी वजह से इस मंसूबे ने आगे बढ़ना है, तो इस पे कितना काम हुआ है और क्या हो रहा है काम इस पे? जी बिल्कुल काम हो रहा है और बिल्कुल मुमताज़ है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की बिल्कुल हम उसकी तारीफ करते हैं। 100% सही कहा उन्होंने। और जहां तक ये बात के नॉन फेयर रेवेन्यू से जो हमें रेवेन्यू आएगा, तो फेयर जो किसी भी BRT मंसूबे का जो मेन जो दारोमदार होता है वो राइडरशिप पे होता है। अलबत्ता हम नॉन फेयर रेवेन्यू की तरफ भी जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राइडरशिप बहुत अच्छी जा रही है। हम नॉन फेयर रेवेन्यू की इंडोर एडवर्टाइजमेंट के लिए हम स्पेसेस दे रहे हैं, आउटडोर के लिए दे रहे हैं। फिर 3 जो हमारे कमर्शियल प्लाजाज हैं वो अभी ज़ेर तामीर है पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से, उस पर भी काम जारी है। वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, बहुत बड़ा एक हेल्दी और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने वाली है इंशाल्लाह पेशावर में। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक का जो दरीना मिसाइल थे लोगों के, वो खत्म हो गए। एवरेज जो एक्सपेंडिचर लोगों का था ट्रैवलिंग का, वो खत्म हो गया। फिर साथ साथ ट्रांसजेंडर्स को हम सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए भी सीटें मुख्तस की हुई। जो हमारे 3 प्लाजाज हैं इसमें 1400 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी करने की फैसिलिटी होगी कि लोग गाड़ियां पार्क करेंगे और इंशाल्लाह ताला BRT में मजीद सफर करेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट। उमैर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे जी। हमें ये खबर पता चली, हमें खुशी हुई कि हमारे एक शहर को अवार्ड किया जा रहा है और इसीलिए हमने इनसे बात भी की। अब पेशावर के लोग कितने मुतमईन है वो तो ये बेहतर जानते हैं कि वो इस सर्विस से कितने मुतमईन है। लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि जो मास ट्रांजिट बड़े शहरों के लिए है, आवाम को बहरहाल इसका फ़ायदा ही होता है, चाहे वो किसी भी शहर में हो और किसी भी हुकूमत में बने, इसका फ़ायदा ही होता है। वी हैव अपडेट जो कि हमारे पास कागान के हवाले से दरियाए कुनार के किनारे सूखी किनारी प्रोजेक्ट का मनसूबा जो कि 2017 में शुरू हुआ था और 2023 में मुकम्मल होगा। इस मनसूबे से 884 मेगावाट बिजली पैदा होगी। बहुत पुराना मनसूबा है और पिछली हुकूमत से चल रहा है। इस मनसूबे पर मजीद बात करते हैं, वहीं पे हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी खालिद, बताइएगा इस मंसूबे के हवाले से। ये सूखी किनारी प्रोजेक्ट है। इस मंसूबे से 884 मेगावाट बिजली जो है वो हासिल होगी। 2017 में ये मंसूबा शुरू किया गया था और अप्रैल 2023 में ये मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा और उसको नेशनल ग्रिड में शामिल कर दिया जाएगा। पाक चाइना प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये मंसूबा जो है वो शुरू किया गया था और इससे तकरीबन 6000 लोगों को रोज़गार मिलेगा।
ये इसका टनल है जहाँ से जो पानी है गुजरेगा, और ये दरिया कुन्हार के ऊपर वाक़या है और वहाँ से ये पानी का बहाव होगा जिसके ज़रिए इसकी बिजली पैदा की जाएगी। 884 मेगावाट जो बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच खालिद महमूद, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ मौसम की। तो आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। तमाम शुमाल मशरिकी बलूचिस्तान, पंजाब और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी है। ये सब रिपोर्ट महकमा मौसमियात ने दी है। कराची में बारिश बरसाने वाली हवाओं के मगरबी सिस्टम ने असरात दिखाना शुरू कर दी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज कहीं बूंदाबांदी होगी, कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और इस हफ्ते मुल्क का मौसम कैसा रहेगा, ओवरऑल किस तरह की जो बारिशें हैं, बर्फबारी है, क्या सिचुएशन? मैं यही कहता, वेदर फोरकास्ट तो सारी आपने दे दी। डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर से हम क्या पूछेंगे? डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। साहब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर, आई होप आप हमें सुन सकते हैं। मेट ऑफिस का ऑफिशियल वर्जन जरा हमें दीजिए, मौसम को लेकर क्या है? वैसे हमारे पास जो अपडेट्स हैं हमने तो बताया है, लेकिन आपसे हम सुनना चाहते हैं कैसा रहने वाला है मौसम आइंदा 24 घंटों में। जी अस्सलाम वालेकुम। आइंदा 24 घंटों के दौरान तो मुल्क के ज्यादातर इस मौसम खुश्क और सर्दी होगा, लेकिन जिस तरह आपने बताया है कि पंजाब के कुछ वस्ती और मशरकी हिस्सों में आज शामी या रात के वक्त कुछ सुबह के वक्त जो है वो हल्की बारिश का इम्कान है। इसी तरह जो मुल्क के बालाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इनमें भी आज शाम या रात के वक्त और कल सुबह के वक्त हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। ठीक है, ये बर्फबारी नॉर्मल है या ज्यादा है, और क्या ये रूटीन की बर्फबारी है या रूटीन से हट के? चूंकि फरवरी का महीना चल रहा है तो हम नॉट श्योर कि फरवरी में स्नोफॉल होती है डॉक्टर? जी बिल्कुल, फरवरी जो है लास्ट मंथ है, विंटर का कहलाता है, और इस पे जो बर्फबारी है ये बिल्कुल हल्की सी और बाज़ मुकामात पर जो है वो मामूली दर्जे की बर्फबारी है। इसके साथ रेनफॉल है। जो पंजाब के वस्ती इलाके हैं इनमें भी जो है वो हल्की बारिश है, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, भक्कर, मियांवाली, इन तमाम इलाकों में आज शाम रात के वक्त या कल सुबह के वक्त हल्की बारिश या बूंदाबांदी की तवक्को है। इसी तरह कराची में भी आज रात के वक्त या कल सुबह के वक्त जो है वो हल्की बारिश हो सकती है। ठीक, कराची के हवाले से हम जरूर चाहेंगे आप अपडेट दीजिएगा। कराची में कहा जा रहा है कि बारिशें एक्सपेक्टेड है, तो ये स्पेल कितना रहने वाला है और क्या इंटेंसिटी होगी बारिशों की? लाइट रेन है, विंटर रेनफॉल है कराची में। उसके अलावा दादू में, बदीन में, कुछ इलाकों में मतलब जुज़वी तौर पर हल्का आलूद हो जाएगा, और लाइट रेन जो है वो कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में, इसी तरह सिंध के जो शुमाल मशरकी हिस्से हैं उनमें आज और कल तो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आज से PSL लाहौर में आ रहा है डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर, और हम चाहते हैं कि कोई मैच डिस्टर्ब ना हो। तो वैसे तो आई एम नॉट श्योर कि आपके पास कितने वक्त की फोरकास्ट है, लेकिन अगले 10, 12, 15 दिनों में कोई ऐसा स्पेल है जो लाहौर को हिट करे और PSL को डिस्टर्ब कर सके, ऐसा है? कोई ऐसा नेक्स्ट वीक के दौरान तो जो वीक है जो गुजर रहा है और अगले हफ्ते के दौरान कोई खास जो है बारिश, कोई अच्छी बारिश ज्यादा मुतवक्को नहीं है, जो इसकी वजह से कोई ऐसे नहीं होगी कि जो मैच को डिस्टर्ब भी कर दे। ठीक है, ज़हीर अहमद बाबर साहब, बहुत शुक्रिया वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर अपडेटिंग अस अबाउट दिस वेदर अपडेट। डॉक्टर ज़हीर हमारे साथ मेट ऑफिस से मौजूद थे, और मौसम की चूंकि बात हो रही है तो सवात की बर्फीली वादी कालाम में रंगारंग स्नो जीप रैली का इनेकाद किया गया। विजुअल्स आप देख रहे हैं, ड्राइवर्स ने अपनी महारत दिखाई और सयाहों ने खूब इंजॉय किया। बिल्कुल, और ये हमने आपको मनाजिर जो दिखाए ये ऑब्वियसली कालाम के हैं, जहाँ पे स्नो जीप रैली हुई है, जहाँ पे मुख्तलिफ ड्राइवर्स ने अपनी जो कह लें स्किल्स आजमाई है और ऑब्वियसली कामयाबी भी हासिल की। अच्छा, उधर चोलिस्तान में भी रैली होने वाली है, यानी कि एक जानिब रेत पे गाड़ियां रेसिंग करेंगी, एक जानिब बर्फ पे। ये सिर्फ आपको पाकिस्तान में मिलता है, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट द कंट्री इन द वर्ल्ड टूरिज्म के लिहाज से। सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो फेस्टिवल भी होना चाहिए, पिछली बार नहीं हुआ था। अच्छा चलें जनाब, अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर टॉप ऑफ द आवर आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको वेलकम करते हैं, और दूसरे हिस्से में भी हमने आपके लिए बहुत सारे कलर्स रखे हैं। एक तो हमने डिटेल में डिस्कस करना है जरा प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है चीन है, जिस पे काफी बातें हो रही हैं, इस पे हम बात करेंगे। एंड विद दैट वकार अहमद मलिक साहब साइंस एंड टेक में वंस अगेन कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आए हुए हैं आज आपके और उसके साथ साथ आपको पता है मेरा पाकिस्तान में हम आपको मुख्तलिफ जगहों की सैर करवाते हैं, लाहौर हो या दीगर इलाके हो वहाँ पे भी जाते हैं। उसके साथ हेल्थ एंड फिटनेस भी हमारे शो का एक इम्पॉर्टेंट जो कह लें सेगमेंट होता है, जिसमें आपको सुबह म्यूजिक भी आज। हाँ अच्छा, चले जनाब
बहुत कुछ है। दूसरे घंटे में आपने टीवी के सामने बैठे रहना है, हिलना नहीं है। लेकिन अभी आपको लेके चलेंगे अपने सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की जाने, जिसमें उफेरा फैज आज हमें जल्लो फॉरेस्ट पार्क की सैर करवा रही है। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं उफेरा फैज। नाज़रीन, कुदरती खूबसूरती से मालामाल मकामात के अलावा सरसब्ज मकामात हमारी सेहत के लिए बहुत अहम हैं। दरख्तों भरे पार्क और सरसब्ज इलाके हमारे जहन को तरोताज़ा रखते हैं। आज मैं आई हूँ लाहौर के सबसे बड़े पार्क जल्लो फॉरेस्ट पार्क में। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको इस खूबसूरत से पार्क की सैर करवाते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं नवाज सिंधीला, कंजर्वेटर फॉरेस्ट लाहौर डिवीजन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, वेलकम टू जल्लो पार्क। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे ये बताएं कि ये जो पार्क है ये कब तामीर हुआ और शजरकारी किसने की थी? पार्क जो है ये आप इस वक्त जो मौजूद हैं जल्लो फॉरेस्ट पार्क के अंदर, जिसका टोटल एरिया जो है वो 481 एकड़ है। 481 एकड़ है। और ये पार्क जो है ये 78-79 में ये तामीर हुआ था। सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो पार्क है ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है और हर हिस्सा किस चीज़ से रिलेट करता है? इनफैक्ट ये है कि कुछ एरिया इसका प्लांटेशन के हवाले से ग्रासी लॉन्स हैं, ट्री कवर एरिया है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको मैनेज करता है। कुछ एरिया जो है वो वाइल्ड लाइफ लवर्स जो हैं उनके हवाले से यहाँ पर कंपोनेंट ऐड किया गया जिसको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट करता है। फिर यहाँ पर एक बोटानिकल गार्डन जिसमें मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं दरख्तों की, प्लांट्स की, वो लगाई गई हैं। नायाब दरख्त भी होंगे जी जी। और बटरफ्लाई हाउस भी डेवलप किया गया, उसको PHA डील करता है। और इसके अलावा लोगों की रिहाइश के लिए और आउटडोर रिक्रिएशन के हवाले से या TDCP के ने भी अपना एक कंपोनेंट जो है वो ऐड किया हुआ है। तो इस तरह के 4 मुख्तलिफ कंपोनेंट जो हैं वो इस पार्क के अंदर मौजूद। ठीक है, तो सर अब हमें इस पार्क की सैर कराएं और बताएं कि इस पार्क में कौन कौन सी मज़ेदार सी चीज़ें हैं। जी जी, आई एम मोस्ट वेलकम। मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूँ ताकि ये जो आपका प्रोग्राम देखेंगे वो लोग भी आए। और लाहौर की फैसिलिटी में एक बहुत बड़ी अच्छी रिक्रिएशन पॉइंट है। चलें आए जी, मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी। सर इस वक्त हम पार्क के कौन से हिस्से में जाने वाले हैं? जी अभी आपको हम जो है विलेज हट जो है एक हमारा कंपोनेंट है, उसमें लेके जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं विलेज हट में। तो सर मुझे बताइएगा इस विलेज हट को बनाने का मकसद क्या था? विलेज हट में इस तरह है कि चूँकि ये एरिया काफ़ी वास्ट है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग विजिटर्स आते हैं, तो उसमें हमने फैमिली की प्राइवेसी और उनकी प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ये विलेज हट का आइडिया कंसीव किया था। तो इसको इम्प्लीमेंट किया। यहाँ इस विलेज हट के अंदर 6 हट हमने बनाए जिसके अंदर फैसिलिटीज़ तमाम अवेलेबल हैं। उसमें बैठने की जगह है, वाशरूम है, किचन का एरिया है। और ये फैमिलीज़ जो हैं प्योरली फैमिलीज़ के लिए कि जो बाहर गैदरिंग से नहीं जाना चाहती या जिनके बच्चे छोटे हैं या कोई फैमिली गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं तो वो इन हट को यूज़ कर सकते हैं, रेंट पे लेके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर आपने रेंट की बात की, तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ का रेंट किस हिसाब से होता है? पर नाइट के हिसाब से होता है या आवर्स के हिसाब से होता है और कितना होता है? इनफैक्ट ये है कि ये विलेज हट प्योरली फैमिलीज़ के लिए हैं और हम इसको रेंट आउट नाइट के लिए नहीं करते। डे टाइम के लिए फैमिलीज़ आती हैं उनके लिए। और इसका जो रेंट है मिनिमम वो 3000 है पर हट के हिसाब। पर हट के हिसाब से। तो विलेज हट की आपने हमें सैर करवा दी, तो मुझे ये बताएं कि अब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ की सैर करेंगे? जी बिल्कुल, अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो कश्ती रानी झील का एरिया है। वाओ। तो जहाँ पर वो कश्ती रानी की फैसिलिटी अवेलेबल है, हम आपको वहीं ले चलते हैं ताकि लोग उससे एंजॉय करें। चलें। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम जल्लो पार्क की झील पर मौजूद हैं जहां हम करेंगे कश्ती रानी की सैर। लेकिन उससे पहले मुझे सर ये बताइएगा कि इसको कश्ती रानी क्यों कहा जाता है? इनफैक्ट ये है कि चूँकि बोट है, बोटिंग का जो उर्दू तर्जुमा है वो कश्ती है। इस झील की लंबाई कितनी है और इसकी गहराई कितनी ज़्यादा है? गहराई इसकी 4 से मतलब वेरिएशन है इसमें 4 से 5 फुट के करीब जो है इसकी गहराई है। और चूँकि ये एक सर्कुलर शेप के अंदर है
तो तकरीबन अगर इसकी लेंथ करें तो तकरीबन 500 मीटर के करीब इसकी वो लेंथ बन जाती है। जी तो व्यूअर्स, कश्ती रानी के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया, लेकिन अब मैं जाऊंगी कश्ती रानी की सैर करने, तो आइए चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप लोग इस टाइम देख रहे हैं कि मैं कश्ती रानी में हूँ और जल्लो पार्क की खूबसूरत झील के मजे ले रही हूँ। ये बेस्ट प्लेस है, आप अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर आए, बच्चों को बहुत मजा आ रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है। तो फैमिलीज के साथ आप लोग यहाँ पर आए, बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त प्लेस है और सिर्फ 80 रुपीज़ इसके टिकट है और 80 रुपीज़ में अभी हम आपको पूरा राउंड कराएंगे और ये खूबसूरत नज़ारा मैं इंजॉय कर रही हूँ। और अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको आना है जल्लो पार्क। और इसी के साथ हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है और हमारी कश्ती पहुंच चुकी है अपनी जगह पर। अब हम यहाँ से उतरेंगे और आपको लेके जाएंगे एक नई लोकेशन पे। जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ये सेफ एंड साउंड है इस वाले से? मुझे बहुत मजा आया और झील का पानी बहुत ठंडा था, मैंने हाथ लगाया और मेरे हाथ फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन मेरे साथ ये फैमिली थी, इन लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया और इनके साथ साथ मैंने भी बहुत एंजॉय किया। दैट्स गुड जी। तो सर अब हम किस लोकेशन पे जाने वाले हैं? जी, ये अभी आपको वाइल्ड लाइफ कंपोनेंट जो है इस पार्क का, उसको वहाँ लेके चलते हैं ताकि आप उसको एंजॉय कर सकें। चलें। सर तो मुझे इस जगह के बारे में बताएं थोड़ा। जैसे आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ कंपोनेंट है जहाँ हम इस वक्त लेके आए हैं आपको, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली जानवर जो हैं वो उनको रखा गया है, जो कि ना सिर्फ ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए हैं बल्कि जो विजिटर्स आते हैं उनके तफरीह के अलावा उनके इल्म के लिए भी इनका यहाँ रखा जा रहा है। मुख्तलिफ मसलन यहाँ हिरन की मुख्तलिफ इकसाम हैं यहाँ पर। अच्छा सर, आपने कहा कि यहाँ मुख्तलिफ इकसाम के हिरन हैं, तो आप बताएंगे कि कौन कौन सी किस्मों के हिरन यहाँ पे पाए जाते हैं? हाँ, यहाँ पर आपके ये कहने कि ब्लैक बक जिसको काला हिरन कहते हैं वो अवेलेबल है। चिंकारा जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। कद्दू एक एग्जॉटिक स्पीशी है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह करके मुख्तलिफ किस्म के हिरन जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। नाज़रीन, जल्लो पार्क में मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे भी मौजूद हैं जिसमें नुमाया तादाद में फिजेंट और मोर पाए जाते हैं। ये बलोचिस्तानी काला रीछ है। इसका शुमार उन जानवरों में होता है जो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन इसको शौक से सब्जियां और फ्रूट खाना पसंद है। तो आप जब भी यहाँ आए, जंगले से दूर तो आपने रहना है, लेकिन रीछ के लिए सब्जियां और फ्रूट लाजमी लाने हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बोटैनिकल गार्डन जल्लो पार्क में, जिसके बारे में हम सर से जानते हैं। सर, मुझे इस पार्क के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बोटैनिकल गार्डन के हवाले से और बटरफ्लाई हाउस के हवाले से मशहूर है। ठीक है। बेसिकली इस एरिया को मैनेज PHA कर रहा है और PHA ही इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से उनके इंटरवेंशंस हैं। और बोटैनिकल गार्डन जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लांट्स हैं, लोकल भी हैं उसमें और एग्जॉटिक भी हैं, वो प्लांट्स यहाँ पर लाए गए हैं। यानी जितने नायाब पौधे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, कोशिश की गई है कि एक जगह के ऊपर, क्योंकि बुनियादी तौर पे इस पार्क का मकसद जो है वो रिसर्च भी है, रिक्रिएशन के अलावा रिसर्च पर्पस के लिए भी है। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लोग जो हैं यहाँ पर स्टूडेंट आके इसको रिसर्च के लिए करें। तो सर मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी किस्मों के पौधे पाए जाते हैं? यहाँ पाइन से लेकर, पाइन में से जैसे चीड़ पाइन है, पाइन से लेकर आपके टपेरीज की फॉर्म के अंदर जो है फाइकस हैं वो आ जाती हैं। ऑर्नामेंटल में श्रब्स के से लेकर जो ट्री फॉर्म है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैकुरंडा वगैरह जिस तरह हैं। गोल्ड मोर है, वो है। अच्छा, ये मुझे एक ब्रिज नज़र आ रहा है, ये ब्रिज किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे बनाया गया? बुनियादी तौर पर तो जैसे सी व्यू के लिए है कि जो मतलब हाईएस्ट पॉइंट है ये इस पार्क का, और यहाँ लोग जाते हैं और देख के इस पूरे पार्क का जो है ना वो व्यू वहाँ से ले सकते हैं। एंटरटेनमेंट के हवाले से ये जो है ना बनाया गया है। मतलब आप ऊपर से खड़े होके पूरे पार्क का नज़ारा ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ये इसीलिए इस मकसद के लिए बनाया गया है। सर, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पूरी दुनिया का मसला है, तो इस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? डेफिनेटली जी, ग्लोबल वार्मिंग जो है और ये एसोसिएट करती है फ़ज़ाई आलूदगी के साथ। अभी भी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे से लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में उसका शुमार हो रहा है।
पाकिस्तान के अंदर भी गवर्नमेंट ने इसका बिल्कुल राइटली इसको टेकअप किया है और इसके हवाले से मुख्तलिफ जो हैं वो इक़दाम कर रही है। उसमें एक अल्टरनेटिव, क्योंकि ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में जो कंट्रीब्यूशन है वो है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग का। दूसरा ये है कि जो इसका पायदार और हमेशा के लिए जो आप इससे जान छुड़ा सकते हैं वो है ट्री प्लांटेशन के हवाले से। तो गवर्नमेंट ने इस हवाले से 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें मैक्सिमम जो है वो नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो लगाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। ठीक है सर, ये बताएं कि जल्लो पार्क के फ्यूचर के क्या इक़दाम आपने किए हुए हैं फ्यूचर के हवाले से? फ्यूचर के हवाले से ये है कि जो मैक्सिमम है जो अवेलेबल है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे पाक चीन राहदारी के हवाले से। तो खुशहाली की जानिब जो सफ़र है वो जारी है। सी पैक मनसूबे के फेज 2 पर काम तेज़ी से जारी है। इस मरहले में ज़राअत के शोबे की तरक्की और बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जबकि दीगर टेक्नोलॉजी जो मुंतकिली है उस पर काम होना है। सस्ती बिजली के लिए ग्रीन एनर्जी के मंसूबे लगने, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर भी हो रही है, जबकि रेलवे मंसूबा ML1 सेहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत जो कई मंसूबे हैं वो भी किए गए हैं। सी पैक फेज 2 के तहत रशिया का एक इकनॉमिक जोन और इलामा इकबाल जो इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद और कराची के करीब धाबेजी समेत 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन भी बनाए जाने हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने 3 इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह भी कर दिया है। लेकिन इसके बाद कोई खास पेशरफ सामने नहीं आई थी और चीनी सरमायाकारों को जो सहूलियात की अदम फराहमी है और जो चीन की नाराज़गी है और नाराज़गी और काम की जो रफ्तार सुस्त होने के हवाले से मुखालिफिन की जानिब से खबरें फैलाई जा रही थी। ताहम प्राइम मिनिस्टर के जो मुआविन खुसूसी बराए सी पैक हैं खालिद मंसूर साहब, उन्होंने सी पैक पर काम में सुस्त रवि के तासुर को बिल्कुल मुस्तरद किया और दावा किया कि सी पैक मंसूबों पर तेजी से काम जारी है और प्राइम मिनिस्टर के दौरे के दौरान सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में सी पैक मंसूबे पर काम तेजी से करने पर इत्तफाक भी किया गया है। जी, लेकिन साथ साथ उन्होंने एतराफ़ भी किया कि इन पर ताख़ीर से मुताल्लिक जो चीनी सरमायाकार हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। हम चूँकि खालिद मंसूर साहब की बात कर रहे हैं तो हमने ज़रूरी समझा कि हम उन्हीं से ये मौक़िफ़ जानें जो वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से है। कुछ इबहम का शिकार भी रहा शुरू में, कुछ साफ़ियों की तरफ से ये एतराज़ किया जाता रहा कि ये मुलाकात हुई नहीं सदर शी चीन की वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ, लेकिन फिर उसकी तस्वीर और वीडियोज़ आ गई और वज़ीर इत्तलात ने शेयर भी की तस्वीर अपने ट्विटर के ऊपर। खालिद मंसूर साहब मुआविन खुसूसी बराए सी पैक हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज़रा ये सारा जो इबहम है ये हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। खालिद साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सी पैक पाकिस्तान की, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि सेंट्रल एशिया की, बल्कि न सिर्फ सेंट्रल एशिया की, पूरी दुनिया के लिए हम अगर कहें कि आने वाले वक्त के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, बहुत ज़रूरी है उसका कनेक्ट होना, लेकिन पाकिस्तान को उसमें यकीनी तौर पर कलीदी किरदार है। मैं सबसे पहले ये जो इबहम की बातें हैं जिस पर आपने भी कहा कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं उनके बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, इस हवाले से वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? जब आप चीन गए क्या तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने आए और उनको दूर करने के लिए अब हुकूमत ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं इसी जो एप्रीहेंशन का आपने तस्करा किया इसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि देखिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी कुछ रिजर्वेशंस होती हैं, कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं और इस हवाले से जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं फेज़ 1 के अंदर और वो तकरीबन $25 बिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पावर प्रोजेक्ट्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं या गवादर के अंदर पोर्ट डेवलपमेंट और फ्री जोन है। तो जो उनका जो मेन इशू था वो ये था कि जो उनके पावर प्रोजेक्ट थे उसके अंदर उनकी ओवर ड्यू की अमाउंट थी जो वो चाहते थे कि उसको जल्द से जल्द अदा कर दिया जाए जितने भी एक्सटेंट में पॉसिबल है। तो और दूसरा उनका तहफ़्फ़ुज़ ये था कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन थी हुकूमत पाकिस्तान की कि जितनी वो बिजली बेचते हैं तो उसकी जो इन्वॉइसेस होती हैं उसका तकरीबन 22% एक रिवॉल्विंग अकाउंट स्टैब्लिश करना था जिसकी बेसिस के ऊपर उनके जो लेंडर्स हैं उनको अलाउ कर सकें उनका डिविडेंड डिस्पर्स करने के लिए। तो मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि जाने से पहले ECC ने 100 अरब रुपया 100 बिलियन रुपीस की अप्रूवल दी, 50 बिलियन रुपए उनके अदा कर दिए गए और 50 बिलियन इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर अदा हो जाएंगे। और वो जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इशू था उनका रिवॉल्विंग अकाउंट का तो वो भी उसको रिजॉल्व कर दिया गया और जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर जो ये मेजर कंपनीज के साथ
उनकी मीटिंग्स हुई हैं, कोई 20 मीटिंग्स हुई हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद शेयर की हैं। उसके अंदर उन्होंने इसको जब कम्युनिकेट किया तो उन लोगों ने बहुत शुक्रिया भी अदा किया, और उसके अलावा उन्होंने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स जो करनी है उन्होंने मज़ीद पाकिस्तान में, उसमें भी अपनी कमिटमेंट को प्लेज किया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा खालिद साहब, साथ साथ हम ओवरऑल डेवलपमेंट के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि अब तक मंसूबों की जो तकमील है, जो उसके जोन से उनकी तकमील के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और किस तरह से इस पर मजीद बेहतरी के लिए आप लोगों ने जो आप कह रहे हैं कि काम में तेज़ी भी आई है और दीगर मामलात को भी आपने सॉर्ट आउट किया है, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। सो डेवलपमेंट के हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, पहले तो ये तासुर जो है ना कि ये सुस्त रवि का शिकार है या चाइनीज़ नाराज़ हैं, ये अब मुझे समझ में नहीं आती कि ये देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, और चाइना ने बारहा इस चीज़ का तस्करा किया है कि ये जो CPEC है ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है शी जिनपिंग की जो इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड का, और गवादर को ये कहते हैं कि इट इज़ ए ज्यूल इन द क्राउन। तो इस वक्त जब हम वहाँ पर गए हैं तो इस चीज़ का इआदा उन्होंने बहुत फोर्सफुली फिर दोबारा से किया। अब अगर हम CPEC को होलिस्टिकली देखें तो इसका जो पहला फेज़ था उसके अंदर जो भी स्कोप एग्री हुआ था कि पावर प्लांट लगाए जाएंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर जो लोड शेडिंग थी जिसकी वजह से लोग जो हैं वो भी तकालीफ का शिकार थे और हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी थी, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और कोई 5300 मेगावाट जो है इस वक्त लग चुका है, इट इज़ अप एंड रनिंग, लोड शेडिंग अब नहीं होती है। 3500 मेगावाट जो है ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है और इंशाल्लाह 6 से 9 माह में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और जहाँ तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है कि जो मुल्क के अंदर लगा है। और ये तो खालिद साहब कतई कलामी की माजरत, ये तो पिछले दौरे हुकूमत की बातें हैं, ये पावर प्रोजेक्ट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर। आपकी हुकूमत में CPEC को लेकर कौन सी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो आप मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारी हुकूमत ने CPEC के अंडर किया? हसन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो प्रोजेक्ट जो है वो एक दिन में नहीं लगते हैं, उनको साल रखते हैं। अब अगर मैं तो उस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ कि सुस्त रफ़ी का शिकार हो गए, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू हुए, कंप्लीट हुए और अप एंड रनिंग है, और जो प्रोजेक्ट जो है वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है वो अगले 6 से 9 माह में कंप्लीट हो जाएंगे। पाकिस्तान में पहली दफ़ा HVDC ट्रांसमिशन लाइन 880 किलोमीटर की लगी। पूरी दुनिया के जो है कोरोना का शिकार थी, चाइना जो है वो तकरीबन 18 महीने से तकरीबन बंद पड़ा हुआ था, उसके बावजूद पूरे फोकस तरीके से इस पे काम हुआ। और जिस तरह मैंने कहा कि फेज़ 1 के अंदर $25 बिलियन के प्रोजेक्ट लग चुके हैं। अब आते हैं फेज़ 2, और फेज़ 2 जो है उसका स्कोप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है फेज़ 1 से, और ये वो फेज़ है जिसके अंदर पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। हमारे कोई 11 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं जिसके अंदर बाहमी गुफ्तो शनीद के बाद एग्रीमेंट है कि हर सेक्टर के अंदर हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं। और उसके बाद आपको याद होगा कि पिछले 1.5 महीने पहले एक तातुल के बाद JCC जो है वो भी हुई और उसके अंदर उन सारे प्रोजेक्ट को रेटिफाई भी कर दिया गया। तो ये जो अब हमारे दौरे का मकसद ये था। जी मेरा सवाल इसमें छोटा सा एक ऐड मैं करता चलूं कि आपने कहा कि 6 से 9 महीने में एक प्रोजेक्ट, वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 6 से 9 महीने में हमें कंप्लीट होते नजर आएंगे, अगर आप वो हमें ऑन रिकॉर्ड बता पाएं? देखिए, अच्छा आप इफ यू प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, आप बीच में जब इंटरप्ट करते हैं तो जो लोगों को कम्युनिकेट करना होता है वो चीज़ क्लियर नहीं होती, तो आई वुड अप्रिशिएट दैट। तो जो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं वो थर माइन जो है वो उसकी कैपेसिटी अब डबल हो रही है। ये पहली दफ़ा है कि हमारा जो अपना इंडिजिनस फ्यूल है वो हम डेवलप करने में कामयाब हुए, और वो भी चाइना की मदद से। ये थर कोल की बात कर रहे हैं? जी हाँ। और 330 मेगावाट के प्रोजेक्ट हैं जो इंशाल्लाह ताला अगले 6 से 9 महीने में वो कंप्लीट हो जाएंगे। और बड़े हाई प्राइवेट वेंचर है, वो तो सिंध हुकूमत का है, वो तो विफाक का नहीं है। आप फिर गिला करेंगे मैं इंटरप्ट करूं, लेकिन साथ साथ क्लियर करना भी तो जरूरी है ना, वो तो एंग्रो के साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध का प्रोजेक्ट है। तो इसमें मतलब व्हाट डज इट मीन? इसमें कोई आपको एतराज है कि अगर ये नहीं, मुझे एतराज नहीं, मैं तो क्लियर करूं कि वो विफाक के अंडर नहीं आता। जी आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं तो ये तो सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही होते हैं भाई, जो प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं पावर में या वो प्राइवेटली लगते हैं, ये जो माइन है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है,
जिसके अंदर पार्टनर एंग्रो भी है, जिसके अंदर हबको भी है, जिसके अंदर हाउस ऑफ हबीब भी है, वो मल्टीपल है। ये $multi-billion के प्रोजेक्ट इसी तरह लगते हैं। लेकिन जो पावर प्रोजेक्ट होते हैं वो या जॉइंट वेंचर होते हैं, लेकिन ये सारी की सारी प्राइवेटली ओन कंपनी ही करती हैं। लेकिन इन प्रोजेक्ट को करने के लिए बेशुमार असिस्टेंस जरूरत होती है फेडरल गवर्नमेंट की। आपको पता है कि मैं हब का सीईओ था और मेरे अंडर $5 बिलियन के प्रोजेक्ट हुए, और वो प्रोजेक्ट जिस तेजी के साथ कंप्लीट हुए इस दौर में, अगर हमें प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की मदद ना मिलती तो ये अपने जो स्केड्यूल टाइमलाइन पे ये कंप्लीट ना हो पाते। तो ये इसके बाद एक हाइडल प्रोजेक्ट है करोड़ का जी, और वो एक 720 मेगावाट का है, वो भी पाया तकमील पर पहुंच रहा है। एक और हाइडल प्रोजेक्ट है सुकी कनारी, वो तकरीबन 884 मेगावाट का है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये सुस्त रवि मुझे तो समझ में नहीं आती कि किस एंगल से बात की जाती है। ये जो प्रोजेक्ट जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है, मैं पूछ लेता हूं फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये जो आप प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं, ये आपने खुद कहा कि पहले फेज के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पावर लगनी थी। दूसरे फेज के अंदर आपने कहा कि 6 से 9 महीने के अंदर वो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम जा रहे हैं। अगर आप वो एक्सप्लेन कर पाएं कि दूसरे इस फेज के अंदर 8 से 6 महीने के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आप बेहतर बता पाएंगे, वो कौन से हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे या नियर टू कंप्लीशन पहुंच जाएंगे अगले 6 से 9 महीने में? ये मैंने अर्ज की ना आपको कि देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि थर के अंदर 330 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट हैं, वो इंशाल्लाह 6 से 9 महीने में हो जाएंगे। फिर इसके अलावा जो ब्लॉक 1 है थर का, वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माइन पे उन्होंने अब कोयला जो है निकाल लिया है, और पावर प्रोजेक्ट जो है वो तकमील के आखिरी मराहिल में है 1320 मेगावाट का, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये करोड़ प्रोजेक्ट मैंने बताया, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर सुक्की कनारी है, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा फेज 2 के अंदर जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट थे उसके अंदर कुछ अप्रूवल का डिले था बिकॉज ऑफ कोविड, जिसकी वजह से ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है ये बंद थे या वो वर्किंग फ्रॉम होम हो रहा था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब वहाँ पर तशरीफ लेकर गए और उन्होंने जब कहा कि आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए गए हैं, तो अब इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये जल्द अज जल्द जो अप्रूवल चाहिए उनकी इंश्योरेंस कंपनी की या लेंडर्स की, कि उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत स्ट्रांगली उनको अर्ज किया, और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ की कमिटमेंट भी की कि इन प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द जो है वो पूरी सपोर्ट दी जाएगी। ठीक हो गया। साथ साथ खालिद साहब, जिस दौरे के हवाले से चीनी सरमायाकारों ने भी सीपैक के जो फेज 2 है 7 शोबों में 7 शोबों में जो अरबों डॉलर्स की जिनकी हम बात करें कि सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने कहा है, ये कौन से 7 शोबे होंगे जिन पे सरमायाकारी की जाएगी, और इसके आउटपुट के हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो दौरा है ये अपनी नौयत का मेरा ख्याल है बहुत यूनिक दौरा है, क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके के साथ पाकिस्तान के किस किस सेक्टर्स के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके ऊपर एक बहुत डिटेल रिसर्च की गई, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया गया, और उन सारे के सारे रिसर्च को ये जो 7 सेक्टर जो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर एक किताबचा मुरतब किया गया। और वो जो किताबचा है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और कन्विक्शन के साथ, जो चाइनीज़ लीडरशिप है जिनको आप बता रहे थे कि पता नहीं मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, उसके अंदर प्रीमियर ली को और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को प्रेजेंट किया। ऑब्जेक्टिव ये था कि देखिए ये वो सेक्टर हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर आपके इन्वेस्टर्स को बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। बता दीजिए वक्त में, तो मैं चाहता हूं उसके अंदर है जी एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, फुटवेयर है, उसके बाद फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और एक और शोबा है, मैं आपको भी बता दूं अगर कोई मैं मिस कर गया, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ये 7 शोबे थे, ठीक है, और जिसके अंदर ऑटोमोटिव है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोटिव जो है ना वो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का भी अब दौर आ रहा है, तो इसके अंदर ये चाइनीज कंपनी ने, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो 20 कंपनी हैं, 20 कंपनियों के साथ ये 1-on-1 मीटिंग की, और ये भी बहुत यूनिक था मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेशेंस से उनको सुना, और उन्होंने अपने जो प्लान्स थे वो प्राइम मिनिस्टर साहब को कम्युनिकेट किए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने चले खालिद साहब, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आप, क्योंकि वक्त कम है, हम जरूर कोशिश करेंगे, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे किसी और नशिस्त में इन डिटेल्स आपसे इस पर मजीद भी बात हो, चूँकि ये छोटा मनसूबा है नहीं, बहुत बड़ा है, इसकी बहुत जहतें हैं, और इस पे बात करने के लिए ये वक्त बहुत कम है, तो डेफिनेटली विल ट्राई कि दोबारा आपसे इंशाल्लाह इस पे ज़रूर बात हो। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें लिसन किया, और सीपैक के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन्स काफ़ी सारी हैं जिसके हवाले से खालिद साहब ने कन्फेस भी किया कि एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात
थे जो कि उठाए गए। प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा, 1 साल उनकी हुकूमत के बाद उन्होंने कहा था कि हम इसको दूर करेंगे, उन्होंने फिर कहा कि हम दूर करेंगे। और अब हुकूमत का ये कहना है कि जो चीज़ें अगर कुछ डिले का शिकार हुई भी हैं उन्हें फास्टन अप किया जाएगा और रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया जाएगा इन CPEC। सो देखते हैं अगले 6 से 9 महीने में ऑन ग्राउंड मंसूबे, हमें पता नहीं चले क्या थे, उन्होंने पिछले मंसूबों को रेफर किया, लेकिन देखते हैं कि क्या मंसूबे सामने। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमें वकार अहमद मलिक और इब्न फाजिल किचन गार्डनिंग के हवाले से कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। और किचन गार्डनिंग के हवाले से बहुत जो कह लें एक प्रोडक्टिव डिस्कशन है। देखते हैं आज का साइंस एंड टेक। जवेद भाई का कहना है कि जो लोग आज के दिन में अपनी पालक लगा देंगे तो फर्स्ट रमज़ान को अपनी पालक की पकौड़े खा सकते हैं। बिल्कुल, और सेकंड रमज़ान को साथ वाले घर भी खिला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक हम स्टूडियो में करते थे और उसके बाद में शक में मुबतला हो गया कि क्या इब्न फाजिल साहब जितनी बातें कर रहे हैं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक भी है, कोई ज़मीनी हकीकत भी है या नहीं है। तो इसके बाद हम अब ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि एक तो इब्न फाजिल साहब के साथ हम फील्ड्स में जाके जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने इनके मशवरों पे अमल किया है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, कम इन्वेस्टमेंट, कम सरमायाकारी से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाई है, एक तो आपको उस तरह के केसेस से ज़रूर मिलवाएंगे। और आज स्पेशली मैं बाहर फील्ड के अंदर इब्न फाजिल साहब के साथ बातचीत करने में इसलिए ज़्यादा दिलचस्पी थी क्योंकि आज ये एक वर्कशॉप मुनक़िद करवा रहे हैं जो कि किचन गार्डनिंग से मुतल्लिक है और बहुत सारे बच्चे और पूरा हमें 11 बजे सर स्टार्ट हुआ और ये 5 घंटे की वर्कशॉप। हाँ जी, ये तकरीबन 4 बजे तक था। ठीक है, बच्चे भी आते रहे, सारा पूरी फैमिलीज और पूरे लोगों ने सीखा और उसकी अहमियत को देखा और सीखा उसको। आपने जब मैं आया तो आपने एक फ़िक्रा कहा था, मैं चाहता हूँ वो अगर आप रिपीट कर दें। आपने कहा था कि अगर आप 50% जहर को कम करना चाहते हैं अपने खाने में तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो हमारे एक्सपर्ट्स थे आज किचन गार्डनिंग के, उन्होंने ये खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी कि अगर आप 1 किलो जहर रोज़ाना खाते हैं तो अगर आप किचन गार्डनिंग शुरू कर देंगे तो कम से कम आधा किलो तो उसमें से आप कम कर लेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आपको बाजार से मिलती हैं उसका कुछ पता नहीं कि वो क्या है। और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है ना सर, एक तो ये कि लोगों के पास खुद उनके पास को अपने पास इल्म नहीं है, और दूसरा ये कि कुछ हम अगर इल्म हो भी तो हमें जो चेक एंड बैलेंस का कोई ऐसा निज़ाम नहीं, तो हमारी मोस्टली जो खाने की चीज़ें हैं उनके अंदर वाकई वो जहरीली चीज़ें और वो केमिकल्स और ऐसी चीज़ें होती हैं शामिल के जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। जो चीज़ें मतलब बाज़ार से मिलती हैं उनमें ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं। ख़ास तौर पे अगर फूड कलर्स की हम बात करें, जो फूड कलर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और पर्पसली फूड कलर बनाए होते हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। चेंज है कि हमारे इधर जो चलन है कि जी हम लो कॉस्ट फूड कलर्स यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर जो कपड़ों को देने वाले रंग और उस तरह की चीज़ें भी वो हमारे इस्तेमाल में आ रही होती हैं, तो वो बहुत ही ख़तरनाक है। तो जब जितनी चीज़ें हम घर बना लें और जितनी चीज़ें हम घर उगा लें, वो समझें कि उतना जहर हमने कम खा लिया। अच्छा ये बताइए कि रमज़ान जो है वो आने वाला है जी, और रमज़ान के साथ ख़बरों का एक तूफ़ान भी आता है कि सब्जियां भी महंगी हो गई हैं और फल भी महंगे हो गए हैं। तो क्या अभी तो रमज़ान को यानी इतना टाइम है, तो अभी किचन गार्डनिंग की तरफ अगर तवज्जो की जाए तो यकम रमज़ान तक आप पालक समेत बहुत सारी चीज़ें। हाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली सर, उसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो किचन गार्डनिंग का बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम है कि जो चीज़ें आप घर में ग्रो कर सकते हैं वो ज़रूर करें, और उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जगह ही हो, यानी हमारे पास कच्ची जगह है या कोई बागीचा है तो उसमें हम करें। हम उनको गमलों में भी कर सकते हैं, हम उनको लकड़ी के क्रेट के अंदर, मैं अपने घर में मैंने ये प्लास्टिक के क्रेट के अंदर बहुत सारी वो चीज़ें ग्रो की हुई हैं और बड़ी अच्छी उसमें लगती हैं इस तरह। तो एक तो ये है, और दूसरा ये कि जो हम बात करते रहते हैं हमेशा प्रिजर्वेशन की, तो जैसे आजकल लीमू का सीज़न है, लीमू अबंडेंसली अवेलेबल है, तो उसका जूस निकाल के हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। रमज़ान के अंदर जो 400 रुपये किलो लीमू होगा, अभी हमारे 25 रुपये किलो मिल रहा है, तकरीबन मंडी में रेट है 30 रुपये, तो उसको हम उसको जूस को प्रिजर्व कर लें। इस तरह जो भी चीज़ें हम रमज़ान के लिए अब प्रिजर्व कर सकते हैं वो भी करें, और जो उगा सकते हैं वो भी उगाएं। एक अहम सवाल जो किचन गार्डनिंग के वाले से पैदा होता है वो ये है कि जो बीज है जिसको हम कहते हैं खालिस बीज, वो खालिस बीज की दस्तियाबी कहाँ से मुमकिन हो सकती है? नहीं, उसके तो खैर बहुत से हैं ना, अब तो बहुत से मराकज़ बन गए हैं शहर में, क्योंकि जैसे लोगों को थोड़ा सा उसमें इल्म आ रहा है, शऊर आ रहा है, तो कुछ ऐसी जो प्रेस्टीजी जगह पे है उनकी थोड़ी कीमत ज़्यादा है। लेकिन जो एक वो इधर है सनी व्यू के पास एक हैं, वो 25 रुपये का एक पैकेट देते हैं, वो बीज का भी हमने स्टॉल भी लगाया हुआ है यहाँ पे, बहुत से लोगों ने वो ख़रीदे भी हैं। 25 से 30 रुपये का एक पैकेट है जिसके अंदर बहुत से बीज होते हैं। हुकूमती भी उस पर पंजाब हुकूमत का जो कई
है वहाँ पे भी मिलते हैं सर? वो नहीं मेरे इल्म में नहीं, अगर लेकिन मेरे ख्याल में यकीनन सरकार जब भी सीजन आता है तो वो इस तरह के बीज जो हैं वो काफ़ी कम नरखों पे आवाम को देते हैं लोग। इसमें मतलब बीज की कोई बहुत कोई पेचीदा साइंस तो नहीं? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। मैं खुद यही समझता था कि शायद इसके लिए बहुत ज़्यादा इल्म चाहिए, लेकिन अभी जब मैंने शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसके लिए तो मतलब ग्रो करना तो शायद ये इंसानियत में सबसे पहला काम ही ये किया था, अपने लिए खाना उगाया था, तो ये बंदे की समझे फितरत में ही है ये सारा कुछ। तो वो थोड़ा सा आप स्टार्ट करते हैं तो आपसे वो होना शुरू हो बाकी सिर्फ मिट्टी का और खाद। हाँ जी, वो मिट्टी की थोड़ी सी वो है, समझ लें उसमें थोड़ी खाद ऐड करनी या पत्ते वत्ते उसमें डाल के उसको नरम बना के। अच्छा, बल्कि इसमें मैं नाज़रीन आपको अपना एक ज़ाती तजुर्बा भी शेयर कर सकता हूँ। जब हम जाते हैं किचन गार्डनिंग के वाले से अपने घर के लिए वो लेने के लिए गया, तो जहाँ आप गमले लेते हैं या मिट्टी लेते हैं तो वही आपको खुद ही वो कह देते हैं कि अगर आपको खाद चाहिए तो, बल्कि वो आपको कंपोजिशन बना के भी दे देते हैं, बना के भी दे देते हैं। और वो एक जो बोरी है वो मैं तो वो कहता हूँ बड़ी सस्ती सी, 50 रुपए की देते हैं वो, 50 रुपए की पूरी खाद और वो सारी कंपोजिशन। उसमें ये है ना कि उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो पत्तों वगैरह से बनी होती है वो भी उसके अंदर मतलब आपको उनसे मिल जाती है जिनसे आप लेते हैं, तो वो आप ना दूसरी खाद डालें अगर, तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट से आप अगर उगाते हैं तो आपकी ऑर्गेनिक वो ग्रो कर रही है ना। बाहर से तो आप कहीं से गारंटी से ऑर्गेनिक ले ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो जो चीज़ घर में उगा रहे हैं वो आपकी 100% ऑर्गेनिक। सही। तो इसका मतलब है कि किचन गार्डनिंग जो है सिर्फ एक विल, एक इरादा है, बस एक दफा आपने स्टार्ट लेना है ना। जगह का मसला है, कोई जगह जितनी छोटी भी है जहाँ पे भी हो सकता है। बालकनी में सर, बालकनी में आप कर सकते हैं, छत पे आप कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स में मुख्तलिफ उसमें कर सकते हैं। करेले की मैंने देखा था कि वो एक रेलिंग सी आप उसके ऊपर चढ़ा दें, मतलब क्रिएटिव जो है एबिलिटी इंसान की, वो तो फिर स्काई इज द लिमिट। तो आप जितना सोचते जाएं। सो ये गमले लेना मिट्टी का हवाले से हम अमूमन होता है कि ये शायद बहुत पेचीदा चीज़ है, वो भी कोई पेचीदा चीज़ नहीं है। आप किसी भी इस पे चले जाएं नर्सरी पे तो वहाँ पे आपको वो पूरा मिल जाएगी, बोरी मिल जाएगी 50 रुपए की, और वो खुद ही आपको मिक्स भी करके दे देंगे। उसके बाद फिर क्या रह गया, फिर आपने ये सिर्फ काम ग्रो कराना है बीज, और फिर आपको आपने उसको देखते हुए उगते हुए देख के एंजॉय करना है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जो है ना मजे की और सक्सेस, स्ट्रेस भी रिलीफ होगा, आपका डिप्रेशन भी रिलीफ होगा। उनको जब आप फलते फूलते देखेंगे और टमाटर लगे हुए देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत, एक बड़ा अच्छा खूबसूरत तजर्बा है। ये आप ज़रूर कीजिएगा। बीज को मैं एक पेचीदा साइंस समझता था कि पता नहीं बीज के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, वो खालिश बीज वो नहीं, लेकिन वो अबंडेंस अवेलेबल है जी, उसका कोई इशू नहीं है। वो उन्होंने हर तरह के बीज मुगालता दूर कर दी। अपने वालिद साहब जो है वो बुनियादी तौर पे यही मुगालते दूर करते हैं, और ये मुगालते दूर करने के बाद भी अगर हम किचन गार्डनिंग की तरफ या इनके जो आइडियाज़ हैं वो अगर हम नहीं कर सकते तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि गफलत है और हमारे यहाँ कोई इरादे की है उसकी कमी है। और इसी इरादे की कमी और इसी गफलत को दूर करने के लिए हमने अपने फादर साहब के साथ साइंस एंड टेक करते हैं, ये सेगमेंट करते हैं। देखते रहिए साइंस एंड टेक। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। असद एंड मुबीन, थैंक यू वेरी मच हमारी सुबह को इतना अच्छा करने के लिए। और आप जैसे आर्टिस्ट जब भी हमारे पास आते हैं तो कहते हैं ना दिल गार्डन हो जाता है। सुबह सुबह इतना अच्छा म्यूजिक सुनने को मिलता है, इतनी अच्छी रिफ्रेशिंग। बिल्कुल। असद और मुबीन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। सबसे पहले तो अपने इस जर्नी और भी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से जरूर बताएं। असद है और ये मुबीन है। बिल्कुल। तंपक, राइट? दुम्पक के साथ हमारे साथ मुबीन है। सो असद बताइए कैसा चल रहा है म्यूजिक और कहाँ से, कब से शुरू किया, कब से कर रहे हैं? सर बेसिकली मैंने कोई 2017 में स्टार्ट किया था म्यूजिक प्ले करना, तो कोई 5 साल के करीब हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। ज़बरदस्त। तो आपने बाकायदा तौर पे सीखा, इसकी प्रैक्टिस ऑब्वियसली अभी मैं आपसे पहले ही पूछी थी कि मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है प्ले करना, तो इसको सीखने में आपको कितना टाइम लगा? इसमें बेसिकली ये होता था कि मतलब 2016 में मैं लाहौर आया था, तो लाहौर आने से पहले मेरी इंस्पिरेशन थी कि प्ले करूँ, ठीक है। तो 2017 में मैं मतलब मैंने इंस्ट्रूमेंट ख़रीदा था, उसके बाद ये था कि कोई उस्ताद मुझे नहीं मिला, तो मैंने ये था कि यूट्यूब से ही सीखा, तो कुछ फ्रेंड से हेल्प ली। अच्छा। तो जी तो उसके बाद अभी तक सीख रहे हैं, खुद सीख रहे हैं। वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा, आपने वैसे जो आर्टिस्ट हमारे शो में आते हैं वो रुबाब बजाने वाले लोग तो आते हैं, लेकिन ये जो आपका कोलैबोरेशन है, एक तो आपको बता दें इनका ताल्लुक गिलगित गिज़र वैली से है इनका ताल्लुक, तो ये जो आप दोनों का मिल के बजाना है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल क्रिएट कर रहा है, और इसमें आई बिलीव कि इसका बड़ा बीट का बड़ा रोल है जो आप कर रहे हैं। थोड़ा सा मुबीन इस हवाले से बताइए, व्हाट दिस तुम्बक इज, क्या ये आपके इलाके का साजीना है या इसका ताल्लुक कहाँ से है, कुछ पता है आपको? नहीं, ये इलाके का नहीं है, ये जनरली हर जगह चलता है यहाँ। अच्छा।
अफ्रीकन का होता है, अफगानी भी होता है। और अब मैं देख रहा था आप बिल्कुल हल्का सा इसको टैप करते हैं तो इट साउंड्स लाइक बिग, बिल्कुल ये अंदर फिर थोड़ा हार्ड होता है, बाहर इसका बिल्कुल पतली आवाज होती है। और आप लोग इकट्ठा कितने अरसे से बजा रहे हैं दोनों? हम तकरीबन 3 साल से सर इवेंट्स वगैरह कल्चर का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे उस्ताद हैं ये सर अच्छा, ये आपके उस्ताद हैं? मुझे रॉप सिखाते हैं, मेरे उस्ताद हैं और मैं सीख रहा हूँ। बिल्कुल बेहतरीन। क्योंकि आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे कुछ और भी हमारे देखने वालों के लिए सुबह सुबह आप प्ले कर दें। कोई मकामी धुन फरमाइश आ रही है, अगर सुना दें आप अपने इलाके की इज़र वगैरह। सो मच, बहुत शुक्रिया। शो का वक्त भी खत्म हो गया। असद एंड मुबीन, आप इनको जरूर सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए। आई होप आपकी मॉर्निंग हमने अच्छी कर दी और आप एंजॉय कीजिए। हैव अ गुड डे। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।